शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में पास प्रस्ताव में कश्मीर में हर किसी से बातचीत की जरूरत पर जोर दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार ने सरकारी पैसे पर चल रही अलगाववादी नेताओं की ऐश बंद कराने का फैसला कर लिया है। सरकार का कहना है कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुर्रियत नेताओं ने जो बदतमीजी की, बुरा बर्ताव किया, उसके बाद तो उन्हें मिलने वाली सरकारी मदद पूरी तरह रोक देनी चाहिए। सरकार कह रही है इन अलगाववादियों और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी हमारी खून पसीने की कमाई का 100 करोड़ रुपया हर साल इन्हीं हुर्रियत नेताओं पर खर्च कर दिया जाता है, जिसके बदले हमें या कश्मीर को क्या मिलता है? सिर्फ पत्थरबाजी, हिंसा, देश विरोधी नारे, आतंकियों और पाकिस्तान का खुला समर्थन। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या हुर्रियत नेताओं की सरकारी ऐश बंद करा पाएगी मोदी सरकार? और मोदी के मंत्री ने क्यों कहा आतंकवादी हैं अलगाववादी? इसी पर बातचीत होगी। जरा पहले सुनिए हमारे संवाददाता अमित कुमार के साथ बातचीत में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कहा, सुनिए। इन अलगाववादी नेताओं ने, जिन्हें हम बातचीत करने का एक माध्यम मानते थे, उन्होंने बात करने से इनकार ही नहीं किया, तो घर से लौटा दिया है। ये देश के संसद के बड़े सम्मानीय सदस्यों का अपमान, देश का अपमान हम मानते हैं, सरकार मानती है हमारा अपमान है। तो इसके चलते हमारे मंत्री जी ने जो बात कही है कि अलगाववादियों के बर्ताव से देखते हुए उनकी सारी सहूलतें बंद करना है, उनके पूरी सुरक्षा निकालने की बात हम सोच रहे हैं, ये सही सोच रहे हैं। हम तो इतना भी कहेंगे कि अलगाववादी क्या कहते हैं और उग्रवादी क्या कहते हैं। उग्रवादी बंदूक से बोलते हैं, ये जुबान से बोलते हैं, देश को तोड़ना है, देश के खिलाफ में अलग होने की बात करते हैं, तो ये दोनों समान है। तो मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं अलगाववादियों में और उग्रवादियों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हुर्रियत नेताओं की सरकारी ऐश बंद करा पाएगी मोदी सरकार? और मोदी के मंत्री हंसराज अहीर, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, क्यों कह रहे हैं कि आतंकियों में और अलगाववादियों में कोई फर्क नहीं? सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा, यहां सीपीआई से मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब जुड़ रहे हैं, और रूट्स इन कश्मीर से नेत्री भट्ट बस जुड़ने वाली हैं। हुर्रियत के एक नेता को भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सप्रा साहब, आपकी सरकार काफी समय रही है कश्मीर में और केंद्र में भी। हमारी और आम जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपया हमने हुर्रियत नेताओं पे हर साल खर्च किया है। सप्रा साहब, क्या यह सरकारी ऐश बंद नहीं होनी चाहिए? अब चरण सिंह सप्रा, हुर्रियत नेता खुलेआम पत्थरबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, देश विरोधी नारों को बढ़ावा दे रहे हैं, घाटी बंद की हुई है उन्होंने, हमारे फौजियों पर जो हमला हो रहा है उसको भी सपोर्ट करते हैं, वो आजादी पाकिस्तान के साथ जाने की बात करते हैं, और ऐसे में हम उनकी सुरक्षा, उनका खाना पीना, उनका घूमना फिरना, इस सब के पैसे हम देते हैं, भारत की जनता। ये बंद नहीं होना चाहिए सप्रा साहब? जी बिल्कुल। आज की जो ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग दिल्ली में हुई है, जिसको राजनाथ सिंह जी ने चेयर किया है, उसमें इस बात पर भी सहमति हुई होगी कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। और ये समय जो आज भारतवर्ष के ऊपर आया है, ये देखते हुए ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं। लेकिन सहमति नहीं है ना सप्रा साहब, सहमति नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके सबसे बातचीत की वकालत की जा रही है। हुर्रियत नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रेजोल्यूशन पास हुआ है। नहीं, हुर्रियत से बातचीत करनी चाहिए, ये हुआ होगा, लेकिन कहां सरकार ने अगर ये पेशकश की है कि इनका एयरफेयर बंद होना चाहिए, इनकी मेडिकल जो सपोर्ट मिलता है वो बंद होना चाहिए, इनको तमाम सारी फैसिलिटीज जो घर दिए हुए वो वापस ले लेने चाहिए, अगर ऐसा कोई प्रपोजल दिया होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। हाँ ठीक है, नहीं इतना काफी है मेरे लिए, इतना काफी है। सुधांशु जी, क्या इन हुर्रियत नेताओं की सरकारी ऐश आप बंद करा पाएंगे? आपके मंत्री तो साफ कह रहे हैं, हंसराज अहीर जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं अलगाववादियों में, आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, सरकारी पैसे पर जो इनकी ऐश चल रही है वो बंद होनी चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा सुधांशु जी? देखिए, सरकार इस विषय के ऊपर सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर उपयुक्त समय में उपयुक्त स्तर से निर्णय ले रही है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इसके दो पक्ष हैं, एक तो है लीगल और टेक्निकल,
लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। दूसरा है मॉरल और पॉलिटिकल। मैं पूछना चाहता हूं वो नेता जो अपने को भारत का नहीं मानते, जो नेता सुरक्षा बलों को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान के वो नेता जो एलानिया कहते हैं कि हम कश्मीर को सुरक्षा बलों की कब्रगाह बना देंगे, उसका समर्थन करने वाले लोग उन्हीं सुरक्षा बलों की सुरक्षा लेना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न तो उनसे है कि आप भारत को मानना नहीं चाहते, भारत से सिक्योरिटी चाहते हैं, भारत से फैसिलिटी चाहते हैं, भारत के पैसे पर बाहर घूमना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, इन सब के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, किसी का इंग्लैंड में, अमेरिका में, किसी का मलेशिया में, अगर हम उनसे पूछें कि वहां उनके बच्चों को कोई जरूरत पड़ती है तो किसकी एम्बेसी पे जाते हैं? इंडिया की एम्बेसी के पास जाएंगे आप, और उसके बाद आप कहेंगे साहब नहीं, हम हिंदुस्तान में अपने को मानते नहीं है, हम हिंदुस्तान की फौज को गाली बकेंगे। तो भाई ये बात तो मॉरली पहले उनसे जवाब चाहिए हमको, लीगली तो जो गवर्नमेंट को करना होगा वो करे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मसरूर अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। मसरूर अंसारी साहब, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल में 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जैदी साहब पहले आपका भी मैं एक छोटा सा पक्ष जान लूं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में आप भी थे, आपके नेता सीताराम येचुरी लेफ्ट फ्रंट के, वो कश्मीर भी गए थे और वहां से बड़े बेआबरू होकर लौटे भी थे, क्योंकि गए थे बातचीत करने हुर्रियत नेताओं से और दरवाजे से ही लौटा दिए गए थे। आप भी ये नहीं मानते जो कांग्रेस भी कह रही है हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे नेताओं को सरकारी पैसा क्यों दिया जाए? हम इसे बेआबरू नहीं मानते। 1948 में कश्मीर धारा 370 के तहत हमारे यहाँ शामिल हुआ। जितनी भी पार्टियां आई उन्होंने धारा 370 का दुरुपयोग किया, उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। और जिनकी हम बात कर रहे हैं, डेलीगेशन भेजने की हम बात पहले कर रहे हैं, दुनिया की हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जो कश्मीर जाने से पहले यहाँ एक मीटिंग करती है, अपने सारे वर्कर को बुलाती है, कश्मीर के लोगों को बुलाती है, और उसमें जो कश्मीर का पंडित वर्ग है उसे भी बुलाती है, और ये पूछती है कि वहाँ समस्या क्या है, उस समस्या का हम हल कैसे कर सकते हैं। तो कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी पार्टी का, ऑल पार्टी। हमने लेफ्ट फ्रंट ने पूरी मीटिंग बुलाई यहाँ पे, और बुलाने के बाद उनसे पूछने के बाद हम वहां गए। ज्यादा और क्या चाहते हैं? पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दिया वहां पे। सुन लीजिए, हम जब आप ये देखिए, अटल जी को आज क्यों याद कर रहे हैं कश्मीरी? हम किसी भी उग्रवाद को समर्थन नहीं करते, लेकिन हमें एक विश्वास बहाल करना पड़ेगा कश्मीरियों के अंदर। आप एक स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए, हिंदुस्तान की जनता ऐसे हुर्रियत नेताओं का ये खर्च क्यों वहन करे? हम लोग टैक्स देते हैं और वही पैसा हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा में जाता है, उनके घूमने फिरने पे, उनके पेट्रोल डीजल पे, उनके होटल के रुकने पे, उनके ट्रीटमेंट पे जाता है। किसी कश्मीरी नागरिक ने नहीं कहा कि हुर्रियत को आप ये सुरक्षा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। आप एक स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? इस समय कश्मीर के हर फर्द बशर से, हर संस्था से कश्मीर की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए सबसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हर कश्मीर आप बातचीत के पक्ष में हैं। मसरूर अंसारी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मसरूर अंसारी साहब, सीधा सवाल पहला आपसे मेरा, बहुत सीधा सवाल। इंडिया के बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन आपसे मिलने के लिए कश्मीर आए थे, उनको दरवाजे से लौटा दिया आपने। मेहमान जो होता है वो तो ऊपर वाले का एक ग्रुप होता है, बातचीत करने के लिए आपने उनको घर के अंदर तक नहीं आने दिया। जी, ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 2010 में भी यही मेहमान लोग आए थे और उन्हीं हुर्रियत लीडरों ने इनके लिए दरवाजा खोला था, इनको चाय पिलाई थी, इन पे बातचीत की थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? आपने इंटरलोक्यूटर बनाए, उन्होंने रिपोर्ट दी, वर्दी की तो उसकी नजर हो गई। आप पहले ही कंडीशन तय करते हैं कि जो भी होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर सभी विकल्पों पर सभी विकल्प खोलने चाहिए, तब आप बातचीत की मेज पर आएंगे? शर्त न हो, आप आए बात कर लें हमसे। आखिर हमारा ये स्टैंड है कि बातचीत के जरिए मसला हो सकता है। हाँ, लेकिन बिना शर्तों। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा मसरूर अंसारी साहब। सरकारी आंकड़े हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और हमारी देश की जनता भी जान रही है। 2-3 दिनों से इन पे खूब चर्चा हो रही है। पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा करोड़ आपके नेताओं की सुरक्षा पे, उनके पेट्रोल डीजल पे, उनके घूमने फिरने पे, उनके ट्रीटमेंट पे खर्च किया है हिंदुस्तान ने। 500 करोड़ से ज्यादा 5 साल में। और आप हमारे सुरक्षा बलों को गाली देते हैं हिंदुस्तान के। आप कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं। ऐसे में सरकार कह रही है कि ये सारी सरकारी ऐश बंद होनी चाहिए आपकी। इस पर क्या कहते हैं आप?
जी, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपने कहा 500 करोड़ से ज्यादा 5 साल में आपने खर्च किए हैं और 900 सिक्योरिटी पर्सनल आप कहते हैं। मुझे बताया कि हुर्रियत के कितने लीडर है जिनको आप सिक्योरिटी देते हैं और उनके लिए 900 सिक्योरिटी पर्सनल आपको देने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है लीडरशिप के खिलाफ। आपने उनको मारा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भरा। अब आप उनकी कैरेक्टर असिस्नेशन कर रहे हैं। तो आपको अगर फॉरेन ट्रैवल टिकट, एयर ट्रैवल, होटल बिल, खाना पीना, मेडिकल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी वगैरह पर इतना खर्च आता है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप ये सब वापस ले ले। इंडिया के बेचारे इतने लोग भूखे नंगे गरीब बेघर है, उनको थोड़ा सा दिए दे दीजिए, उनके हेल्थ केयर के लिए लगाए, उनके एजुकेशन के लिए लगाए। लाखों भूख के हिंदुस्तानों का पेट भर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मसरूर अंसारी साहब, मसरूर अंसारी साहब, बड़ा आसान है ये कहना। आप कह रहे हैं वापस ले लो, हमने तो नहीं मांगा था, हमने नहीं तो इतने साल से हमने मसरूर अंसारी साहब, मैं ये कह रहा हूँ इतने साल से सरकार के पैसे पे, हिंदुस्तान के पैसे पे, यहाँ के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे पे ये ऐश चल भी तो रही थी। पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ मसरूर अंसारी साहब, आप कह रहे हैं वापस ले लो, तो इतने साल से इस ऐश के मजे भी तो आप ले रहे थे, इस सुरक्षा के, घूमने फिरने के। मैंने कहा ना ये सब प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये झूठ है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं और ये प्रोपेगेंडा है रेजिस्टेंस लीडरशिप के खिलाफ। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दायर की, हमने कोई डिमांड आपसे नहीं की है। अगर किसी जगह कोई एप्लीकेशन होगी, कोई डिमांड होगी तो हमको दिखाए। मैं आपके न्यूज 24 के मीडियम से आपके गृह मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह को चैलेंज करता हूं कि वो एक कागज दिखाए जिस पर हमने ये लिखा होगा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमको ट्रीटमेंट चाहिए, हमको मील्स चाहिए, हमको होटल बिल चाहिए, हमको टिकट चाहिए। सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं? मसरूर अंसारी सुनिएगा जरा, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी ये कह रहे हैं आंकड़े ही झूठे हैं, तो हमने मांगे भी नहीं था, हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। देखिए, वो हकीकत को देखना ही नहीं चाहते तो अब उनसे कोई क्या जवाब दे सकता है। जहां बात इसकी कि उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें किसी ने नहीं कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जब सिक्योरिटी मिली तो आपने क्यों नहीं मना कर दिया? आपने क्यों कहा कि उस हिंदुस्तान को जिसको हम अपना नहीं मानते, उसका एक पैसा हम अपने खाने पे खर्च नहीं करेंगे, उसका एक पैसा हम अपने इलाज पे खर्च नहीं करेंगे? क्यों नहीं कहा आपने? तब तो आप लेते रहे। अब जब आपको लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं तो अब आपके सामने इस तरह का आप स्टैंड ले रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कश्मीर के आवाम और बच्चों से इतना प्यार था तो इन बड़े नेताओं के बच्चे क्यों नहीं कश्मीर में रहते? सब महफूज मुकाम पे बैठे रहते हैं, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई मलेशिया में। और कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो मसलूम हैं, उनको आप कह देते हैं कि पत्थर जाके चलाइए। ये कहां की हकीकत है? और दूसरी बात, अगर इनको इस बात को लेकर कोई एतराज है कि कश्मीर में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं आप पूरे इलाके मैं जवाब दूं उनका। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? दूसरी बात, गिलगित बल्दिस्तान में क्या हो रहा है? बगल में चाइना के सिचांग प्रोविंस में क्या हुआ? बगल में चाइना के तिब्बत में क्या हुआ? अगर उसके कंपैरिजन में भी आपको लग रहा है कि यहां आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो अब भाई इसको तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर शुतुरमुर्गी निगाह से कोई देखना चाहे तो अब उसको क्या कहा जा सकता है? अरे एक बार जो नेता आके हिंदुस्तान के खिलाफ यहाँ बोलते हैं, सरहद के पार जाके बोल के देखें तो देखें उनकी फौज उनकी क्या हालत करेगी। और आंखों से देख लीजिए गिलगित बल्दिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और यहाँ तक कि मुहाजिरों के साथ क्या हुआ, मजाहिरों के साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर आके ईमानदारी से बात करिए तो तस्वीर खुद देखे सुधांशु जी, आप मेरा भी सुन लें यहाँ से। हाँ बोलिए मसरूर अंसारी साहब, बोलिए। देखिए, ये सुधांशु जी का कहना है ना, जो ये बेरब्त कह रहे हैं, उधर इधर की बातें कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बातें आ रही है और ये बलोचिस्तान की बातें कर रहे हैं। अभी तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपने सिक्योरिटी दे दी है तो हमने कब आपसे सिक्योरिटी मांगी? हमने कभी नहीं मांगी। जब अरे वो यही तो कह रहे हैं मसरूर अंसारी साहब, मांगी नहीं, लेकिन जब दी तो ली क्यों? यहाँ की सीएम को चैलेंज देता हूँ, आपके गृह मंत्री को चैलेंज देता हूँ, आए सिक्योरिटी के बगैर सेंटर में, लाल चौक में आए, मैं भी आता हूँ सिक्योरिटी के बगैर।
फिर देखते हैं कौन उठा सकता है मां सिक्योरिटी के बगैर। आप बेचैन लग रहे हैं मसरूर अंसारी। की जरूरत है मसरूर कि अंसारी। तो आप क्यों मुझे provide अरे कर रहे मसरूर हैं? अंसारी साहब, एक Provide सेकंड, नहीं एक सेकंड, किया। मसरूर अंसारी एक साहब। दो आदमी मसरूर को अंसारी नहीं साहब। होते, वो तो आपकी जासूस है। अरे मसरूर अंसारी साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप बेचैन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी। नहीं, मैं बेचैन नहीं हूँ, मैं बेचैन नहीं हूँ। आप दरअसल हम पर गोलियां चला रहे हैं, हम पर फ्लैट चला रहे हैं, हम फांदा कर रहे हैं, हमको अरे डरा पत्थर रहे आप चलवा रहे मार हैं, बताइए। तो हम इसके खिलाफ वायलेंस को सपोर्ट आप कर रहे हैं, पत्थर आप चलवा रहे हैं, वायलेंस को सपोर्ट आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं गोलियां चलवा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए विद्रोह बगावत कब होती है? विद्रोह और बगावत उस वक्त होती है जब जुल्म सितम फट जाता है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा मसरूर अंसारी साहब। मेरे साथ दो और पैनलिस्ट हैं, जरा उनको भी सुनिएगा। बच्चा खुद को देख रहा है कि मुझ पर जुल्म एक सेकंड, एक हो रहा है। सेकंड, एक सेकंड। बुरहान वानी को आपने बनाया, हमने नहीं बनाया। हाँ तो टेररिस्ट है वो तो मारा ही जाएगा। आपने दिया। अरे मसरूर अंसारी, बुरहान वानी टेररिस्ट था, आतंकी था, वो तो मारा ही जाएगा। जो भी गन उठाएगा, बंदूक उठाएगा, उसका वही हश्र होगा। बुरहान वानी टेररिस्ट था या नहीं? अच्छा ठीक है, उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं, उसमें बहस ही नहीं है कोई। एक सेकंड रुकिए मसरूर अंसारी, एक सेकंड, एक सेकंड। फिलहाल आज हम ये बात कर रहे हैं, हुर्रियत नेताओं की सरकारी पैसे पे ऐश बंद होनी चाहिए। सारी की सारी पार्टियां एक लग रही हैं, लेफ्ट का थोड़ा सा अलग स्टैंड है। चरण सिंह सप्रा, आप क्यों नहीं खुले तौर पे। एक सेकंड, एक सेकंड मसरूर अंसारी साहब, एक सेकंड, एक सेकंड सर, बाकियों को भी सुनिए जरा। सप्रा साहब जरा बताइए मसरूर अंसारी को, क्योंकि आप ही की सरकार के समय भी ये पैसा दिया जा रहा था खूब, 2010 में भी पत्थरबाजी हुई और वादा खिलाफी का आरोप एक तरह से आप पे लग रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। सप्रा साहब जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि ये जो पैसे देने का मामला है, ये कोई सरकारें पहले नहीं तय करती है, ये तय करती है एजेंसियां। रॉ तय करती है, आईबी तय करती है, इसमें मिलिट्री का एक पूरा एक डेलीगेशन होता है कि उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तय करता है। और ये कोई कांग्रेस की सरकार ने इसको लागू किया ऐसा नहीं है। ये तब भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी था जब वीपी सिंह जी थे, तब भी था जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी था जब देवी गौड़ा जी थे। तो ये एक उस समय से एक चलिए ठीक है, मान लिया आ रहा मान है। लिया, हाँ। और इसका एक ये भी हाँ। एक ये भी पहलू देखा गया है कि उस समय हमने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कंटेन किया है। ठीक है। ये एक्चुअली एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, जो पीस प्रोसेस है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं 2010 में जो शुरू हुआ था, जिसका इंपैक्ट हम 2011-12 में देख रहे थे, वो 2014 में आके थोड़ा सा डीरेल हुआ है। अब वो 2014 में जब डीरेल हुआ है, तब उस समय पाकिस्तान तो अपनी एक्टिविटी कर ही रहा था, हम कहीं ना कहीं दूसरे विषयों में पड़े हुए थे। इसलिए पाकिस्तान जो है, या उनकी आईएसआई जो है, या ये आतंकवादी जो है, जो उस देश से बैठ करके हमारे विरुद्ध प्लानिंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम पर हावी हुए हैं ये पिछले 2-2.5 साल में। तो अब सरकार को और सभी पार्टियों को मिल बैठ करके फिर इस पे बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, जो आज प्रोसेस चालू है। ठीक है, ठीक है, सही है। जैदी साहब देख लीजिए, कांग्रेस भी वही बात कह रही है। जो कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति रही है या वहां की स्टेट गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल सही रही है। आप पता नहीं किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। 1947 पे आप चले जाते हैं, आप बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो हुर्रियत भाषा बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातचीत मत करो, सारे विकल्प खोलो तब बातचीत हो पाएगी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आपसे एक चीज है कि वामपंथ तो फैसला नहीं कर रहा कि हुर्रियत पे कौन कितना खर्चा होगा। हाँ, तो स्टैंड तो लीजिए कम से कम। वामपंथ का नहीं है भाई, हमें कह रहे हिंदुस्तानी का पैसा है, आप एक स्टैंड तो लीजिए। आप बोलिए वो पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का फैसला है किस पे कितना खर्च कर रही है। बाकी सब चीजों पे आप कहते हैं आपका स्टैंड होता है, हमारा नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है। कश्मीर के हर फर्दे बशर से बात होनी चाहिए कश्मीर की सुख और शांति के लिए। कश्मीर के अंदर हमारा क्लियर स्टैंड है। धारा 370 जो 1948 से लेके आज तक जितने भी सरकारें वहां आई, हाँ। उन्होंने ईमानदारी से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। एक बात और, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता थे, लेकिन वो ऐसे नेता थे कि सारा कश्मीर उनके ऊपर आज भरोसा करने को तैयार। तो बीजेपी सरकार क्यों
क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर आगे चल के कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाती है? क्यों वामपंथी याद आते हैं इन्हें कि जाइए कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाइए? और अगर वामपंथी कोई बताइए, आप खुद ही कहते हैं, खुद ही कहते हैं विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। जब विपक्ष को भरोसे में लेते हैं और पार्टी मीटिंग करते हैं, डेलीगेशन भेजते हैं, तब आप कहते हैं हमारी जरूरत क्यों आन पड़ी है? जब वामपंथी ईमानदारी से बात करते हैं तो फिर उनको आप करते हैं। वामपंथी मैंने अच्छा एक सेकंड, सुधांशु जी, वामपंथी जख्मों पे मरहम लगाने की सुधांशु जी अब तो क्लियर है, जख्म कुरेदने की बात नहीं करते। ठीक है सुधांशु जी, अब तो क्लियर है। आप ही के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर कह रहे हैं कि अलगाववादियों में यानी सेपरेटिस्ट में और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, और उनकी ये सरकारी ऐश बंद होनी चाहिए। बहुत क्लियर है यानी सरकार का स्टैंड अप। देखिए जो सेपरेटिस्ट जो हैं वही टेररिज्म का आधार बनाते हैं। यानी जैसे कोई चीज सबसे पहले विचार से शुरू होती है ना, एक सोच से शुरू होती है, वो सोच तो सेपरेटिस्ट बनाते हैं, अलगाववादी सोच, और फिर आगे जाकर वो टेररिज्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए कश्मीर की प्रॉब्लम को ये मैं मानता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और मैं इस समय इस मुकाम पर वो बहस में भी नहीं जाना चाहता कि पुराने जमाने में क्या क्या गलतियां हुई, यद्यपि वो एक अलग बात है। एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा, जो चरण सिंह सापरा साहब ने कही कि 2010 में जो हुआ था उसमें एक अंतर है इस समय, और उस समय सिविलियंस मारे गए थे, इस बार आतंकवादी मारा गया है। सिविलियंस के मारे जाने पे एक बार गुस्सा समझ में आ सकता है, मगर आतंकवादी के मारे जाने पे गुस्से में भाई साहब अभी भी और अंतर था। ये गुस्सा क्यों बढ़ा है? क्योंकि 70 से ज्यादा सिविलियन आपने मार दिए हैं। एक मिनट, वहां पर 3000 से ज्यादा सिविलियन जो है हॉस्पिटल में पड़े हैं। शुरुआत जो हुई थी वो सिविलियंस के मरने से हुई थी, यहाँ आतंकवादी के मरने से हुई, तो दोनों के बेसिक शुरुआत टेररिस्ट को आप मार्टिर मत बनाइए, आतंकी को शहीद मत बनाइए। आपने बनाया एक सेकंड करा था। 2010 और 11 में अफगानिस्तान में नाटक रिपोर्ट से सही पाकिस्तान उस समय 2 फंड के ऊपर लड़ रहा था, और अब जब से अफगानिस्तान में नाटक हो गया है तो फिर पाकिस्तान ने अपनी सरगर्मी 2012 के बाद ज्यादा बढ़ाई है 2013 से। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। ठीक है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट एक ले रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट मसरूर अंसारी साहब, 2014 के बाद में ज्यादा बड़ी है। एक वाक्य सुनिए। हाँ, मैं क्लोजिंग कमेंट मसरूर अंसारी आपसे लेना चाह रहा हूं। सुन पा रहे हैं मसरूर अंसारी साहब? जी, अगर आप मेरा सुन ले पूरा, और मेरा सर मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, टाइम मेरे पास कम है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं इस बार एक टेररिस्ट के मारे जाने पे जो आपने ये प्रोटेस्ट खड़ा किया है इतना बड़ा, इसे कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। टेररिस्ट है तो मारा ही जाएगा, उसको आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए एक बात है, भगत सिंह दुनिया की नजर में टेररिस्ट था, लेकिन इंडिया की नजर में टेररिस्ट नहीं है। इसी तरह बुरहान वानी जो है ना, वो आपकी नजर में टेररिस्ट होगा, लेकिन हमारी नजरों में एक हीरो है। और आप मुझे कहने दीजिए, और टेलीकास्ट भी सर मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं सुधांशु जी छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड को सपोर्ट करते हैं, उनसे बात करने का फिर कोई आधार नहीं। बिल्कुल सही। अब देखिए मसरूर अंसारी साहब, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा था वो भी आप खो देंगे। समझते हैं, बिल्कुल सही है। मसरूर अंसारी साहब, हुर्रियत को, सेपरेटिस्ट को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था वो भी आप खो देंगे अगर एक टेररिस्ट को आप हीरो बनाएंगे। लेफ्ट पार्टियां भी कह रही हैं टेररिस्ट था, उसका वही अंजाम होना था, उसे हीरो मत बनाइए। सुधांशु जी मैं चाहता हूं 10 सेकंड का आप जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं तो बहुत दुखद है। भगत सिंह ने जो बम फेंका था वो खाली बेंचों पे फेंका था और केवल धमाके वाला था। बहुत क्लियर था कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। यहां तो प्लान्ड वे में मर्डर करने वाले लोगों का कैसे कंपैरिजन। और एक बात सुनिए, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अरे भाई हुर्रियत के नेता और बड़े बड़े अलगाववादी नेता तो खूब दौलत कमा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और कश्मीर के बच्चे बेचारे पत्थरों से लड़ रहे हैं। एक वाक्य कहूंगा हुर्रियत के नेताओं के लिए, इनकी हालत वो है, ये नेमते खाते रहे दौलत के दस्तरख्वान पर, मेवे मिठाई दूध घी हलवा और तुलसी और शक्कर। और कश्मीर के बच्चे वो लाद गठरी पत्थरों की फौजियों पे धर नजर होकर फना गिरते रहे कूचा बकूचा दर बदर। ये आपने हकीकत आपकी सुबह से शेर बहुत अच्छा याद कर रखा आप कश्मीर। इसी नोट पे मसरूर अंसारी साहब और हुर्रियत के जितने भी नेता हैं, अगर शो देख रहे होंगे उनको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सुधांशु त्रिवेदी, चरण सिंह सप्रा, जैदी साहब और मसरूर अंसारी, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखते रहिए News 24।